जेजेपी और बीजेपी के प्रति चौटाला परिवार के जो लोग हैं सरकार में, उनके प्रति लोगों में नफरत हो चुकी है। ये तो चौटाला परिवार सुनेगा नहीं, बंद कर देगा तुम्हारे कैमरे। बताइए दर्शक सुनिए, यही तो शुरू हुआ था जी, इसीलिए मैंने जहाँ जिक्र ये फैमिली इस बात को तो सुन नहीं सकती। देश की आजादी के बाद पहली बार है कि लोकसभा में कुंडी लगा करके बिल पास कर दिया जी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, बिल जाना जरूरी था? ये तो कभी जेल जाएगा भाई, जेल इनका बाबू की, जो इन्हें भेजना जेल में। जेल तो जब किसी केस में फंसेंगे तो न्यायपालिका जज भेज सकता है जेल में। पहले ने दूसरे को प्रधानमंत्री पद से रोकने के लिए तीसरे के नाम पे सहमति दे दी, लेकिन तीसरे ने पहले को छोड़कर दूसरे को प्रधानमंत्री बनवा दिया, यानी कि चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन देवीलाल जी ने फिर वीपी सिंह को बनवा दिया। वो तो कुछ भी हो तो कह दिया जयप्रकाश ने राजस्थान में मर्डर किया है, और जो मर्डर हैं वो चौटाला के आदमी निकले। जो सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर बनवाया गया, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कांग्रेस का और आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ था कि वो कैसे पेन बदला गया और किसने पेन लाके रखा। इनको बेरे विचार मैं पता नहीं के खावा के पी मैं नशे में घूमूंगा, बड़ा सारा घूमूंगा मैं तो कहूँ। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कैमरे के ऊपर। हाँ मैं कह रहा हूँ मेरे के खावा के पी। अरे जब जेपी बनने से पहले, एमपी बनने से पहले इलाहाबाद गया, उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला ने अपने अजय सिंह बेटे को और अभय सिंह को क्यों नहीं भेजा? अभय सिंह के अलावा हम दुष्यंत की बात करें, दिग्विजय की बात करें, उनका भी यही आरोप है कि हमारे पिताजी और दादा को षड्यंत्र के तहत भेजा गया। शर्म आनी चाहिए दुष्यंत को। तो जिन असेंबली में नहीं कहा कि मेरे दादाजी कहते थे कि किसानों को बकाना आसान है, समझाना औखा है। अलग अलग खेमे हैं कि कांग्रेस, एक कांग्रेस तो है नहीं, नेता हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी अगर कांग्रेस गिनेंगे तो। अच्छा वकील तो अभय सिंह से पूछ के करेंगे तो जो उसके बाप की सजा करा दी वाला कोई और करावागा जी। वो तो कह रहे कि मुझे अनुभव हो चुका है। आप सजा कराना है उसको, तो ऐसा अनुभव हमें नहीं चाहिए। 2009 का आदमपुर का चुनाव, जिसमें हालांकि आप करीब 5,500 या 6,000 वोटों से हारे, चुनाव आप हार गए, लेकिन वो आपकी बहुत बड़ी राजनीतिक जीत मानी गई, क्योंकि पूरा का पूरा भजन लाल परिवार खुल के प्रचार नहीं कर पाया। पूरे हरियाणा में आपने उन परिवार को एक जगह बांध के रख दिया। अगर ओम प्रकाश चौटाला जी भजनलाल जी के साथ ना मिलते तो चुनाव तो मैं जीत रहा था। क्योंकि मैं आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संकट मोचक कहता हूँ, हनुमान कहता हूँ, लेकिन वो टिकट वाला कांड जिसमें आपको हुड्डा साहब टिकट नहीं दिला पाया, या ये आंदोलन है जिसमें 7 महीने से किसान शांति प्रिय तरीके से बैठे, ये जो आरोप इनको पर मंडे गए सारे सत्य से परे। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नैन के साथ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं जयप्रकाश साहरण उर्फ जेपी जी। जेपी जी का राजनीतिक सफर जो है वो बड़ा ही बेहद लंबा और वाकई तनावपूर्ण कहें या फिर संघर्षों से जूझा हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें इनके राजनीतिक कैरियर की तो 3 बार हिसार से लोकसभा सांसद रहे, बरवाला से 2000 में विधायक रहे और फिर 2014 में कलैत से विधायक रहे। वही अगर हम बात करें देश का ऐसा राजनीतिक चुनाव जिसने पूरे के पूरे देश की राजनीति को बदल दिया, उसमें इनका अहम योगदान था, वो भी हम इनसे जानेंगे। मैं बात कर रहा हूं देश के उस राजनीतिक और ऐतिहासिक चुनाव की जिसमें वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और इलाहाबाद सीट जब वो जीतकर आए तो जेपी जी का उसमें अहम योगदान था उनको जिताने में। तो ये तमाम तरह की बातें, ये तमाम तरह के किस्से जेपी जी से जानेंगे। जेपी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। धन्यवाद जी। जी सर, हम राजनीतिक बातें करेंगे, वो सारे आपके अनुभव हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिलहाल जो कांग्रेस में चल रहा है उससे हम शुरुआत करना चाहेंगे, फिर आपके जीवन में हम उतर जाएंगे राजनीतिक कैरियर में। कांग्रेस में एक जंग सी छिड़ी है, वही जंग जो 2014 से पहले के चुनाव में, 2019 के चुनाव से पहले यानी उसके बीच के दौर की बात करें, अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2019 चुनाव आते आते उनको कैसे प्रदेश पद से हटाया गया, वो सारी की सारी कवायद, वही कवायद कांग्रेस के, यानी कि हम बात करें विशेष तौर पर हुड्डा गुट के विधायक जो कुमारी सैलजा को हटाने में बार बार मिल रही है, क्या कहेंगे आप इस जंग को? देखिए, एक तो सारे इशू को प्रेस में तोड़ मोड़ के रख लिया गया जी। किसी विधायक की ये सोच नहीं थी, ना इस सोच को लेकर वो हमारे प्रभारी जी से जी या हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से मिले। ये गलत और तरह तरह की अफवाहें, ये कयास हैं जी। ऐसा कोई नहीं है कि पीसीसी प्रेसिडेंट के बदलाव के लिए, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीसीसी प्रेसिडेंट के स्टेटस से ऊपर है जी। वो ऑलरेडी
कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हैं, सीएलपी के नेता भी हैं, कांग्रेस विधायक दल के जी, और वो अपोजिशन के लीडर भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ विधायकों का अपना मामला था जी, घर में लड़ाई होती है जी, और जब घर में आपस में दो भाई लड़ पड़े तो अपने सीनियर को कंप्लेंट करते हैं। तो एक आपस में जो ग्रीवेंसेस थे विद इन पार्टी जी, वो सामने तो आ रहे हैं ना। क्योंकि अगर हम देखो, जैसे विधायकों ने मुलाकात की, आपके प्रभारी से मिले, महासचिव से मिले, तो वहीं अगर हम दूसरे खेमे के विधायक की बात करें, आपकी ही पार्टी के असम से विधायक एसोसिएशन सिंह गोगी, उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके नेतृत्व में हमने 2019 में 31 सीटें जीती है। वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं आपके खेमे के कुछ विधायक ये कह रहे हैं कि हमें साथ लेकर नहीं चला जा रहा। ये बातें विद इन पार्टी, हमारा परिवार का मामला है, विद इन पार्टी है, इसका पब्लिक से या इसका मीडिया में कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक लेना देना तो है, राजनीतिक लेना देना चलता रहेगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ये कह रहे हैं, आप पर चुटकी ले रहे हैं, कैसे कांग्रेस कैसे कलह, कैसे कांग्रेस कैसे कलह, और इस भाजपा का जमा नाश होया पड़ा जी। हम अब देखिए, मुख्यमंत्री जी की कोई सुनता नहीं और मुख्यमंत्री जी किसी की सुनते नहीं, तो हर पार्टी में जी। यही हमारे साथी हैं बीच साहब, हमने इकट्ठा एक बार नहीं 2 बार हम उनके साथ विधायक भी रहे जी। लेकिन मैंने एक दिन खुद सुना था कि डिपार्टमेंट में मेरी चलती नहीं। ये तो चलता रहता है, विद इन पार्टी है जी। इसके ऊपर कोई चर्चा या इसके ऊपर समय खराब करना या इस पे बहस करना बेमानी है जी। ये हमारे पार्टी का मामला है, विद इन पार्टी है और ये अंदर का मामला है, अंदर ही रहो। आपके पार्टी के पूर्व में रहे अध्यक्ष, उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं, आप कह रहे हो कि इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अंतिम सवाल है मेरा, हम फिर आगे बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब और उनके खेमे के विधायक जितना मर्जी जोर लगा ले, वो कुमारी शैलजा को नहीं हटा सकते, कांग्रेस नरक बन चुकी है, उनका ये तक कहना है। वो मौका चूका डोमनी गावा अस्पताल समय को भूल गया जी। हमारा पूर्व का अध्यक्ष जी। और जब समय था जब सुधरा नहीं, संभला नहीं, पार्टी का बेड़ा गर्क करके 6 जगह बदल चुका है। वो कहावत है, छाछ तो बोला छाड़ने का क्या बोले, जिसमें 376 को उसको क्या अधिकार है बोलने का, वो तो सत्यानाश करके गया था और उसके कहने से क्या मतलब, जोर फजूल बयानबाजी करता है रोज, उसका कोई मायना नहीं है, ना उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, ना उसका जनता को महत्व है, जनता महत्व है और ना उसको कोई सुन के राजी। चलो ये रही कांग्रेस की बात, हम किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। करीब 7.25 महीने होने को है और करीब 650 के करीब किसान जो है वो शहादत दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो केंद्र में मंत्री हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनका बयान आता है कि किसान जो है वो सरकार से बातचीत करे, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन उन्होंने लगा दी, वही कंडीशन जिसके ऊपर ये आंदोलन चल रहा है। उनका कहना है, आपने वो बयान सुना होगा, कि तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, इस बात को छोड़ के बाकी सभी इशू में बात कर ले। देखिए, हमारे देश के जी कृषि मंत्री देश के किसानों को गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं। जब वो एक बात मुझे मैं पूछना चाहता हूं कृषि मंत्री से भी, जब वो इस बात को मानते में खामियां हैं, मत वाइज इस पर चर्चा कर लो जी, जो कमी है हम उनको ठीक कर देंगे, ही करें ना जी। जब उसमें कमियां हैं तो आपने बिना पार्लियामेंट के में बहस के, देश की आजादी के बाद पहली बार है कि लोकसभा में कुंडी लगा करके बिल पास कर दिया जी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, बिल लाना जरूरी था जब ऑर्डिनेंस आ चुका था। कम से कम ऑर्डिनेंस आने के बाद लोकसभा जब ऑर्डर में थी जी, तो कम से कम लोकसभा और विधानसभा में चर्चा तो खुले मन से होनी चाहिए थी। लेकिन केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपना करके, किसान विरोधी रवैया अपना करके इस देश के किसानों के मूल्यों को, इस देश के किसानों के सिस्टम को कर्ज करने का काम किया। तो वो मानते हैं, तो मैं कहता हूं तोमर जी से कि वो अनाउंस कर दे, ठीक है भाई ये तीनों बिल रद्द होंगे और उसके बाद हम एक चर्चा करेंगे। और मेरा सुझाव है इसमें जी, उसमें किसान संगठन के नेताओं को बुलाओ, उसमें देश के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके साइंटिस्टों को बुलाओ, इसमें देश के आर्थिक किसान के जो कृषि अर्थशास्त्रियों को बुलाओ, तो सारे मिल बैठ करके एक मसौदा तैयार करें जो सर्वमान्य हो। ये तो कोई विरोध नहीं कर रहा, किसानों की उन्नति के लिए अच्छे कानून बनाओ जी, लेकिन वो कानून ना बनाओ अब जब ऐसे
सरकार तो यही कह रही है ना कि हम किसानों के फायदे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कहा 2022 तक आय दुगनी होगी। मैं बताता हूँ, दुगनी तो नहीं, अब जो पहले वाली थी वो भी घट गई जी। अगर आप 2012-13 की आय देखोगे और आज की आय किसान की देखोगे तो माइनस में है किसान माइनस में है। ये तो लोगों को भ्रमित करने का काम बीजेपी और जीडीपी भी माइनस, जीडीपी तो है ही नहीं जी। शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। हमारी जीडीपी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे चली गई और हमारी जो बेरोजगारी दर है वो पूरे देश में, दुनिया में हम बहुत नीचे है और पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है तो हरियाणा प्रदेश में है जी। तो इसलिए इस सरकार के ऊपर पहली बात तो ये कि किसी का नैन्सा विश्वास ही नहीं जी। जबकि प्रजातंत्र में किसी नेता से, किसी सरकार से जनता का विश्वास उठ जाए तो वो सरकार फिर असफल रहती है और जब समय आने पर लोग उसको बदलते हैं। सरकार पे विश्वास नहीं है। दोगुनी आय कैसे हो जाएगी? हमें एक सिस्टम बताओ, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, कीटनाशक दवाओं के दाम, जो खेती के लिए प्रयोग में लाने वाली सामग्रियां हैं उनके दाम दिन रात बढ़ रहे हैं। जो कांग्रेस के राज में डीजल 56 रुपए बिकता था, बैरल कच्चा तेल 161 रुपए तक डॉलर तक चला गया था जी। आज कच्चा तेल सस्ता है, कम है और डीजल या पेट्रोल के दाम ज्यादा है। तो ये देश के लोग, कोई ऐसा थोड़ा इनको बुद्धि नहीं है या केवल केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों के या उनके अंदर बुद्धि ज्यादा है। पता सबको है कि भाई जुल्म हो रहा है किसान और मजदूर के साथ, एमएसएमई के साथ बड़ा ज्यादती जुल्म हो रहा है। तो ये लेकिन सड़क समय चुनाव आएगा उसका जनता बदला लेगी जी। चुनाव आएगा, जनता बदला लेगी। हम किसानों पे बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार के मंत्रियों की बात करें, उनका तो ये तक कहना है कि जो ये दिल्ली के बॉर्डर आसपास बैठे हैं ये किसान भी नहीं है, ये कह रहे कि असली किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको राजनीति करनी है और भविष्य में चुनाव लड़ना है। दुष्यंत चौटाला ने ऐसी बात कही। क्यों उसका मेरे सामने नाम लो? आज तो उसका नाम लेना ही पसंद नहीं करते, मुझे और लोग नफरत की दृष्टि से देखने लगेंगे। जिस व्यक्ति को यही पता नहीं कि तू किसके घर में पैदा हुआ है, जो जिस घर में पैदा हुआ है उसी घर को उसने तोड़ दिया, उसको बिगाड़ दिया, तो प्रदेश सरकार को, प्रदेश के लोगों के हितों की सुरक्षा कैसे कर सकेगा? अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सके जी। तो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। और हमारे कहावत है बांगरू भाषा में, बिटोड़े में तो गोश्त से लिखड़ेंगे। इस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो पोते हैं ये जितना बोलेंगे फूड ही बोलेंगे। ये संपूर्ण किसान विरोधी है, मनी माइंडेड है। कारपोरेट की जो राजनीति है ना, कारपोरेट हाउस के लोग 1.5 लाख का जूता पहनना, 60,000 की या टी शर्ट पहनना, बड़े बड़ी गाड़ियों में चलना, वो इनका शौक है। इनका राजनीति से क्या लेना देना? ये तो हमारे इस इलाके में 10-12 सीटों में लोग बेचारे भ्रमित हो गए, बहका दिए गए और वो इनको वोट देंगे। उनके मान सम्मान को, उनके स्वाभिमान को इन्होंने बीजेपी के गिरवी रख दिया। लेकिन वो अपने आप को तो बहुत बड़ा किसान हितैषी बताते हैं और यहाँ तक कि जिस हल्के से वो जीत कर गए हैं, उचाना की हम बात करें, वहां के लोग तो उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे हम। हाँ, स्वागत करेंगे। आए थे एक दिन जी, वहां हेलीपैड उसका बना दिया संगमरमर का जी, लैंड किया, बड़ा सम्मान किया लोगों ने जी। भाई वैसा ही करेंगे जब जो वहां किया था अनाज मंडी उचाना में। ओम प्रकाश चौटाला का आपने नाम लिया, उनके दादा का आपने नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री। अभी दादा तो उनका है ही, मानने ना मानने उनकी मर्जी है। हाँ हाँ बिल्कुल, रिहा हुए हैं। तो अगर उनकी बात कर लें तो अभय सिंह चौटाला लगातार पहले दिन से ये आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला को, अजय चौटाला को अंदर भेजने में कांग्रेस का हाथ था, मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, करण सिंह दलाल का और आपके साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला का। लगातार आरोप लगा रहे, ये भी कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि हुड्डा साहब खुद जेल में होंगे और कोई अच्छा वकील कर ले। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है। अच्छा वकील तो अभय सिंह से पूछ के करेंगे तो जो उसके बाप की सजा करा दिमाग वाला कोई और करावागा जी। वो तो कह रहे कि मुझे अनुभव हो चुका है। अब सजा कराना का है उसको, तो ऐसा अनुभव हमें नहीं चाहिए, ऐसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए। अभी भी ऐसा ही है, कुछ ज्यादा सीरियस लेने की उसकी बेचारे बात नहीं कर। उसने अगर असली मायना में विपक्ष की राजनीति का सत्यानाश और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी जी, तो उसका सबसे बड़ा कारण अभय सिंह चौटाला। जब अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे और कांग्रेस पार्टी और हम निर्दलीय थे, हम विपक्ष के थे जी, तो संविधान में एक सिस्टम है, एक होता है सदन का नेता, वो मुख्यमंत्री है, एक होता है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो विपक्ष के विधायक है उनकी आवाज को उठाए, उनकी बात करे एज ए कस्टोडियन।
लेकिन अभय सिंह चौटाला ने अगर थोड़ी सी भी राजनीतिक सोच अच्छी होती, पॉजिटिव सोच होती जी। तो जब बार बार इसने तो 5 के 5 साल रिकॉर्ड देख लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार करो, हम बीजेपी के साथ हैं। अरे भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेजो, ये कोई गौशाला थोड़ी है किसी ने ले जो बिना कसूर जेल कैसे भेजोगे? तो कैसे भेजोगे बिना कसूर जेल? एक ही चीफ मिनिस्टर था जिसने अपने राजनीतिक विरोधियों को भेजा, उसका नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश, मेरा क्या कसूर था? अभय सिंह ये बार बार करे, अबे मेरा दादा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा भाई जेल भेज दिया। जयप्रकाश का क्या कसूर था? हिसार जेल हुई थी आपको तो। मैं हिसार जेल में रहा, मेरे ऊपर 302 का राजस्थान में पर्चा दर्ज कराया, इनके एमएलए की तरफ से वो डाइंग डिक्लेरेशन में गवाही दी गई, तो मेरे ऊपर डकैती का पर्चा दर्ज हुआ, मेरे ऊपर लैंड ग्रैबिंग का पर्चा दर्ज हुआ, और सारे के सारे पर्चे में किसी में चार्ज नहीं लगा। आनंद सिंह डांगी को 1 साल के आगे लगभग जेल में रखा गया। करण सिंह दलाल की 30 साल की भाई की पुत्रवधू, जिसके 6 महीने का बच्चा हो, 302 के झूठे मुकदमे में रोहतक जेल में रखा गया। यार, इस तरह के जो 9 किसानों को कंडाला में गोली से मरवा के नहीं मरवा ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे जी, कंडाला गोली कांड में, और सिर्फ एक हकदर्मी थी। ओम प्रकाश चौटाला पहले तो कहते हैं 2000 के चुनाव में ना मीटर रीडर होगा और ना मीटर होगा, बिजली मुफ्त दी जाएगी। और 1 वर्ष के सत्ता हासिल करने के बाद कहता है, पहले मैं ये कहता था, अब मैं ये कहता तो बिजली के बिल पर दोनों सीधे कर दूंगा। 9 किसानों को गोली से मरवाया। इस सारे एपिसोड में कौन दोषी है? किसने कहा बिजली के बिल ना भरो? ओम प्रकाश चौटाला ने। जब किसानों ने उसकी बात मान ली, सरकार बना दी, तो फिर गोलियों से किसने मरवाया? ओम प्रकाश चौटाला ने। आज चाहे अजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, या उसके दूसरे पोते हो, इस परिवार को कोई ये बात कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसान के समर्थक हैं, ये तो किसान के विरोधी हैं। इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ठीक बयान दिया कि वो किसान नहीं है। किसान तो केवल ये चौटाला का परिवार है, बाकी को किसान इनको दिखाई नहीं देता। दुष्यंत चौटाला चलो सरकार चला रहे हैं, गठबंधन में सहयोगी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन अभय सिंह चौटाला के मैंने तो अपना इस्तीफा ही किसानों के लिए दिया है। इस्तीफा किसानों के लिए दिया? बिल्कुल। कंडाला में 9 किसान मारे थे, जब इस्तीफा क्यों दिया? जब कहां गया था? जब किसानों ने अपना संघर्ष शुरू किया, उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा कब दिया है? ये बीजेपी के सारे पर इस्तीफा दिया है। जब अविश्वास प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दे दिया, उसके बाद इस्तीफा दिया है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूं, अगर मेरी बात गलत लगे लोग मुझे कहना, वरना अभय सिंह चौटाला से प्रश्न पूछना कि ऐसी कौन सा संकट था, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि 10 दिन पहले वो इस्तीफा दिया? पहले सरकार के खिलाफ वोट डालता, सरकार के खिलाफ असेंबली में भाषण करता। ये तो कहते हैं ना, रणछोड़ सिंह, अभय सिंह नहीं है ये, रणछोड़ सिंह, जिस जनप्रतिनिधि ने अपनी जनता के द्वारा दी गई जिम्मेवारी को निभाने में असमर्थ रहा, बीच में छोड़ करके चला गया। प्रजातंत्र में इस्तीफा किसी इशू पे दिया जाता है, और फिर इस्तीफा दे दिया तो ये क्यों कहते हम चुनाव लड़ेंगे? अब चुनाव क्यों लड़ोगे जब इस्तीफा दे दिया? जो सरकार नालायक है, नकम्मी, उसके जो सिद्धांत उनके खिलाफ इस्तीफा दिया जी, तो फिर अब क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं परिवार असेंबली में? अब ये कहते हम लड़ेंगे नहीं जब तक मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर। चलो, आपने ये जो आरोप लगाए विधानसभा के, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, हम पूर्व की सरकार, हाँ, हुड्डा साहब के खिलाफ बोलते रहे, हाँ, लेकिन बीजेपी का साथ देते रहे। लेकिन जो आप ये आरोप लगा रहे हो अभय सिंह पे, अभय सिंह का सेम आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके है कि ये उनका साथ देते थे। हमेशा इन्होंने मनोहर लाल खट्टर का साथ दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस ने। कह रहे बी टीम है, आपको तो बी टीम तक कहते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी की बी टीम है। अगर वो बी टीम होती, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर 5 या 6 केस टोटल राजनीति से प्रेरित है। एक भी केस ऐसा नहीं है जो अभी तक चार्ज फ्रेम होकर के चला हो। और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर केस बना था जेबीटी टीचर भर्ती में, उसके अंदर ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं की सरकार के डायरेक्टर, शायद उनका नाम संजीव कुमार था। संजीव कुमार ने सीबीआई की दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी देखरेख में जांच करवाई। तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा कहां आ गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
लेकिन उन्होंने तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा का पूरा ब्यौरा वहां दिया कि कैसे कैसे करके षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ। उन्होंने तो पूरा ब्यौरा दिया। और यहां तक कि अभय सिंह के अलावा हम दुष्यंत की बात करें, दिग्विजय की बात करें, उनका भी यही आरोप है कि हमारे पिताजी और दादा को षड्यंत्र के तहत भेजा गया। वो तो पता नहीं क्या आरोप लगा देंगे, उनके लगाने से कुछ बनता है? जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, जिसके अंदर मूल्यों पर आधारित राजनीति करते, जिन्होंने केवल शर्म आनी चाहिए दुष्यंत को। तो जिन्हें असेंबली में नहीं कहा कि मेरे दादाजी ये कहते थे कि किसानों को बकाना आसान है, समझाना औखा है, इसका मतलब इसके परिवार ने हमेशा ही बकाने की राजनीति करी है। इसीलिए जनता भी इनको धुतकार रही है। जनता समझ गई कि ये परिवार बका हुआ है, चौटाला परिवार। अब उन्होंने खुद ही मान लिया। आज उसी का एक नतीजा है कि क्या मिला, बड़ौदा चुनाव लड़के तो देख लिया, 5,500 रुपए रह गए। अब कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई 86 साल का हो गया, अपनी से बाबू की दादा की सेवा कर दो ताकि जो बचा हुआ जीवन ठीक से बसर कर सके। और लोग राजनीति करेंगे, इस परिवार के ठेकेदारी रखेगी जनता ने, केवल यही परिवार राजनीति करेगा। आपको हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है। जी बिल्कुल, हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है। और शायद उसी अधिकार के करके कहें या फिर जो अभय सिंह चौटाला ने उस समय आरोप लगाया, एक जो पेन बदलने का कांड जो था, उसमें आपका ही बहुत प्रमुखता से नाम आया और बार बार आरोप भी लगाया गया कि जो सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर बनवाया गया, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कांग्रेस का और आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ था कि वो कैसे पेन बदला गया और किसने पेन लाके रखा। ये भी आरोप आप तक लगता रहा और बार बार लगता रहा है। देखो, ये परिवार मेरे खिलाफ 91 से विरोधी है, चौटाला परिवार। क्योंकि मैंने राजनीतिक जीवन अपनी मेहनत से, अपने साथियों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, संघर्ष में जीवन मेरा रहा राजनीतिक। और इस परिवार को पीड़ा है मेरे से, बहुत पुरानी पीड़ा है। आप ये देखिए कि मेरा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं, मैं 2 प्रश्न पूछता हूं जी। और जनता ने यह फैसला करना चाहिए, क्या ये 2 व्यक्ति राजनीति के काबिल हैं? अभय सिंह चौटाला इलेक्शन एजेंट था, वो भी वहां बैठा था जहां वोट पड़ रही थी, और रामपाल इनका पोलिंग एजेंट था, वो भी वहीं बैठा था। लोकदल में 2 इंटेलिजेंट थे, एक रामपाल माजरा और एक अभय सिंह। तो ये क्या कर रहे थे? अगर किसी ने कोई गलती कर दी या कोई ऐसी करी तो ये क्या कर रहे थे? इनसे प्रश्न पूछो। एजेंट थे, किस बात के एजेंट थे? इसका मतलब नशे में बैठे थे या किसी लोग लालच में बैठे थे? अब हम चुनाव लड़ते, मैंने आपको एजेंट बना दिया और आप दूसरी पार्टी से मिलकर बाहर निकल जाओ और फिर मैं उस पार्टी को गाली दूं, दोषी तो आप हो। आपने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई? अभय सिंह ने, रामपाल ने, जो ये आर के आनंद के एजेंट थे, दूसरी पार्टियों के लोग भी उसके एजेंट थे, जो लोग थे उन्होंने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई? हमारे को होता है देनी आवा गुनाही घटिया बतावा सूत। मंद बुद्धि के लोग बका के जनता ने राजनीति में आ गई, जिम्मेवारी पूरी करते नहीं, जनता के साथ धोखा करते हैं। हमारा क्या लेना देना इस पर से? वो जो अधिकारी थे विधानसभा के जी, वो कंडक्ट कर रहे थे चुनाव, उसमें मैंने बता दिया रणदीप सिंह भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एजेंट थे शायद, ठीक है ना, और रामपाल माजरा भी एजेंट थे और अभय सिंह इलेक्शन एजेंट थे। तो ये वहां बैठे थे ना, तो इन्होंने क्या किया? कौन दोषी? आप ही फैसला कर दे। चलो, जब हम अभय सिंह से बातचीत करेंगे तो ये आपका सवाल पूछेंगे, लेकिन वो अभय सिंह से बात पूछना, क्या अभय सिंह ने जब पहला पेन रखा, अभय सिंह ने रखा है? उनका ये कहना है कि असीम गोयल उस पेन को लेकर के गए और जयप्रकाश ने वापस वो पेन लाया। भाई वो तो कुछ भी हो, तो कह दिया जयप्रकाश ने राजस्थान में मर्डर किया है, और जो मर्डर हैं वो चौटाला के आदमी निकले। जो बाबा मरिया वो चौटाला का आदमी, आरोप आप पर लगे थे, आरोप मेरे पर लगे थे। आदमी तो चौटाला साहब के है, आज भी वो चौटाला की पार्टी में वो परिवार। तो जय मर जाए कुतिया कहीं, इस चौटाला परिवार ने आरोप जेपी पर लगाना है, क्योंकि मेरी लोकप्रियता से, मेरी राजनीतिक प्रतिबंधिता से, मेरी मेहनत से ये परिवार परेशान है। क्योंकि इनके आवारा किस्म के जो बच्चे हैं
जो मुझसे आगे निकलना चाहते थे जनता ने नहीं निकलने दिए। तो उनको भाई एक ही बसता है, अरे साहब बोला पंखा चोरी कर ले गया, चोरी डकैती थी, तो भी जेल कटाई दी। मेरी 8 वर्ष की उम्र थी, मेरे गांव की जमीन का मामला था, मेरे ऊपर 8 साल मुकदमा चला कैथल। इनेलो सरकार थी तब, चौटाला की सरकार थी जी, चौटाला सरकार थी। अजय राजा दोनों मुझे अंदर बाहर रखते थे। तो भाई ये तो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, इन बेचारों के पेट में पीड़ा रहती है और लोगों को डराते हैं। भाई डर के तो जेपी ना तो राजनीति करी ना जिंदगी में करेगा। हम मेहनत की राजनीति करते, जनता का आशीर्वाद हमें है और मुझे आशा है कि रहेगा। आपके राजनीतिक सफर पर भी हम जो शुरुआती दौर में जो जिस चुनाव की बात कर रहा था कि इलाहाबाद में जो 89 में इलेक्शन हुआ, जब अमिताभ बच्चन ने वहां से इस्तीफा दिया और वो सीट खाली हुई और वीपी सिंह वहां पे उम्मीदवार थे, तो आप वहां ग्रीन ब्रिगेड के जब प्रमुख थे, देवीलाल के सहयोगी रहे हैं, करीबी रहे हैं, वहां भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। वहां का किस्सा भी आप दर्शकों को, ये तो चौटाला परिवार सुनेगा नहीं, बंद कर देगा तुम्हारे कैमरे। बताइए, दर्शक सुने। यही तो शुरू हुआ था जी, इसीलिए मैंने जहां जिक्र किया। ये फैमिली इस बात को तो सुन नहीं सकती जी। अब ऐसे पूछ लीजिए न्यूज, ये बात हुई थी कि नहीं जी। छोड़ो छोड़ो ऐसे बोलेगा। बताइए आप। 1988 में हुआ था। 1988 में जब अमिताभ बच्चन जी ने इस्तीफा दे दिया और वीपी सिंह जी ने कांग्रेस से अलग होकर के जन मोर्चे का गठन कर दिया जी। और मैं हरियाणा प्रदेश युवा लोकदल का अध्यक्ष था, तो उस वक्त वीपी सिंह जी ने एक फैसला लिया कि मैं चुनाव मोटरसाइकिल पे लड़ूंगा, कार में, गाड़ी, रेगा, ठेला में नहीं बैठूंगा जी, 4 व्हीलर में नहीं बैठूंगा, 2 व्हीलर में रहूंगा। तो मेरे मोटरसाइकिल पे हमारे साथ रहे। हमने एक ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया, वॉलंटियर थे ग्रीन ब्रिगेड के लोग, कोई अलग से संस्था नहीं थी जी, कोई भर्ती नहीं थी जी। जो मेरे युवा लोकदल के साथी थे मेरे, उनमें से ही हमने 200-250 लोगों को छांटा, क्योंकि हमने दूर जाना था। तो वहां जाकर के वीपी सिंह के चुनाव प्रचार में काम किया। अब इससे भी मेरा एक प्रश्न है जी। अब बार बार कहते हैं चौटाला परिवार के समर्थक जी, या परिवार, हमने जेपी को बनाया। अरे जब जेपी बनने से पहले, एमपी बनने से पहले इलाहाबाद गया, उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला ने अपने अजय सिंह बेटे को और अभय सिंह को क्यों नहीं भेजा वहां? आपकी जगह उनको क्यों नहीं भेजा? उनको क्यों नहीं भेजा? अगर मैंने मेहनत करी सारा दिन, मैंने गेहूं की कटाई करी अपने हाथ से, तो मेहनत दिहाड़ी मैं दूंगा नहीं। ये थोड़ा कि दिहाड़ी मैं कर दूं, मेरी मेहनत अजय को अभय को दे दूं, मैं पागल हूं? मैंने मेहनत की, मैंने राजनीति की, मैं लोकप्रियता हासिल की मैंने मेहनत से। इनको उसकी पीड़ा होगी, ये उस मेरी सारी मेहनत को, हमारे नौजवानों के संघर्ष को अपने परिवार की ओर ले जाना चाहते थे, मैंने विरोध कर दिया। तो फिर जनता दल का गठन हुआ। जनता दल के गठन में पीडी टंडन पार्क इलाहाबाद, वीपी सिंह जी की जीत के बाद 5 चीफ मिनिस्टरों की हाजिरी में फैसला हुआ जयप्रकाश लोकसभा चुनाव लड़ेगा जी। मुझे तो हर स्टेट के लोग चुनाव लड़वाना चाहते थे उस वक्त। तो यही मेरा एक झगड़ा है कि भाई आंदोलन हुआ 85 से 87, समस्त हरियाणा सम्मेलन जब हुआ जी, जब जल युद्ध की लड़ाई लड़ी गई, न्याय युद्ध की लड़ाई लड़ी गई, तो उस वक्त जयप्रकाश लड़ाई का नेतृत्व करे, अपने दोनों बेटे ओम प्रकाश चौटाला छुपा के रखे। इलाहाबाद में जयप्रकाश लड़े मरे, अपने बेटों को छुपा के रखे, तो उनको नेता जयप्रकाश क्यों मानेगा, जनता क्यों मानेगी? तो मैं चुनाव लड़ा 89 में, ओम प्रकाश चौटाला तो 1984 में चुनाव हार गए थे वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में, तो मुझे टिकट दी पार्टी जनता दल ने, मैं चुनाव जीता। हिसार से मैं चुनाव जीता, पहले चुनाव। मैं तो साधारण परिवार का हूं, मेरे परिवार में कोई पॉलिटिकल आदमी परिवार तो था नहीं जी। लेकिन हम एक सामाजिक व्यक्ति थे, हमने मेहनत की थी, हम चुनाव जीत गए। तो इनका क्या आसान है मेरे ऊपर? हमने अपनी मेहनत करी, मेहनत का मेहनताना ले लिया। हाँ, एक चीज जरूर है, ये जो दूसरे लोकदल के बेचारे नेता थे, पिछलुगू करना चाहते थे, वो मेरी आदत है, पिछलुगू में रहा नहीं, इसलिए मैं रहा कितने दिनों इनके साथ। 89 में एमपी बना हूं, 91 में मेरे चुनाव में गिराया का आपको किस्सा मैं बता देता हूं। हिसार पार्लियामेंट से मैं चुनाव लड़ रहा था, गिराए से चौधरी देवीलाल। अगर मैं इनके सारे चुनाव जीतता तो 91 में गिराए से तो चौधरी देवीलाल चुनाव हार गए, एक ही दिन वोट पड़े जी, और मैं गिराए से चुनाव जीत गया। नेता तो बड़े चौधरी देवीलाल थे
लेकिन चौधरी देवीलाल के परिवार से जनता का विश्वास उठ गया था और जयप्रकाश में जनता का विश्वास बढ़ा था। किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता का पैमाना परिवार नहीं होता जी, धन नहीं होता। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति की लोकप्रियता का पैमाना है जनता। तो जनता ने मुझे ज्यादा वोट दिए, चौधरी साहब को कम दिए, तो मेरी कोई स्वीकार्यता होगी ना जनता में। तो 94 में मैं इनसे अलग हो गया। कितने साल का सफर है मेरा इनका इकट्ठा। बिल्कुल। इनके टाइम में मैं एक बार एमपी बना हूं और 4 बार बना हूं अलग होकर के। तो 4 बार भी इन्हीं की दृष्टि से बना हूं। एक आदत पड़ गई, लालू जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी चौधरी देवीलाल ने बनाया। ममता जी बनी है, वो भी कह देंगे तो थोड़े दिन में, यह भी चौधरी देवीलाल की बनाई हुई है। ये मैंने चौधरी चरण सिंह को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं कि राजनीति में अगर सबसे ज्यादा राजनीति का परिवारीकरण किया, राजनीति का अपराधीकरण किया, राजनीति का व्यापारीकरण किया, तो ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार ने किया, दूसरे किसी ने नहीं। मूल्य कभी है ही नहीं। आपको मालूम 98 में क्या हुआ जी, क्योंकि धरती खिसक चुकी थी। इन्होंने स्वर्गीय माननीय कांशीराम जी से समझौता कर लिया, बहुजन समाज पार्टी से 5:30 बजे तोड़ दिया, वोट लेके तोड़ दिया जी, जिसकी वजह से इनके 3-4 एमपी बन गए। तो इस परिवार पे को किसी का विश्वास नहीं है। ये तो कभी डॉक्टर जेल जाएगा, भाई जेल इनका बाबू की, जो इन्हें भेजना है जेल में। जेल तो जो किसी केस में फंसेंगे तो न्यायपालिका जज भेज सकता है जेल में। आज अरब है तो जेल, ये दूसरे तो जेल नहीं भेज सकते ना किसी। अगर उन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कहीं कोई कमी होती, आज 7 साल हो गए उनके ऊपर मुकदमे चलते हुए, ट्रायल है, फैसला करेंगे जज, कोर्ट फैसला करेगी। ये बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं, ये बार बार लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने छोड़ दिया, ड्यूटी निभाने में ये असमर्थ रहे, लोगों ने दुष्यंत को जिम्मेवारी दी थी, उन लोगों के सम्मान को बीजेपी के गिरवी रख दिया। तो यही तो घृणित तो ढिनौना परिवार है इस प्रदेश। हम वही 88-89 के इलेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर से वही पुरानी बातें कि जब वीपी सिंह वहां से जीत गए तो उस समय का वो किस्सा बड़ा मशहूर है, क्योंकि आप चंद्रशेखर के भी करीबी रहे, कि पहले ने दूसरे को प्रधानमंत्री पद से रोकने के लिए तीसरे के नाम पे सहमति दे दी, लेकिन तीसरे ने पहले को छोड़कर दूसरे को प्रधानमंत्री बनवा दिया। यानी कि चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन देवीलाल जी ने फिर वीपी सिंह को बनवा दिया। वो सारा का सारा किस्सा, क्योंकि आप चंद्रशेखर के करीबी रहे उस दौर में। भाई 2 चीजें हैं जी। वैसे तो चौधरी देवीलाल सरोसेदार गए, मैं उनकी जात के खिलाफ बोलना मेरा धर्म नहीं है, मैं पसंद नहीं करता जी। लेकिन आपने प्रश्न ऐसा कर दिया कि चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह के चंद्रशेखर जी के साथ विश्वासघात किया, और चौधरी देवीलाल की आदत को नई नहीं थी विश्वासघात करना। मैं उससे भी पहले का किस्सा सुना जी। एक बार पेप्सू के अंदर एक वोट की जरूरत थी, और डाबड़ा से थे कंवर सिंह के पिताजी, चीफ मिनिस्टर के, संयुक्त पंजाब की बात है। हाँ, संयुक्त पंजाब की। तो वो उम्मीदवार थे चीफ मिनिस्टर के, और एक इनका वोट था चौधरी साहब राम का जी। तो चौधरी साहब राम ने डाबड़ा वालों को नहीं बनने दिया, उनकी बजाय गोपीचंद भार्गव को अपना वोट दिया, उनको दिया, और हाँ भरी रही डाबड़ा वालों की। वहां धोखा किया इन्होंने। ऐसे ही चौधरी अजीत सिंह के साथ धोखा किया 1990 में। ये कहते रहे अजीत सिंह चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुलायम सिंह को उंगल लगा दी, वीपी सिंह पर दबाव डाल दिया। इन्होंने धोखा दिया बलराम जाखड़ को, इन्होंने धोखा दिया नाथुराम मिर्जा को राजस्थान में, इन्होंने धोखा दिया दौलत राम साहन को, इन्होंने धोखा दिया वीरेंद्र सिंह को, इन्होंने धोखा दिया कृपाराम पुनिया को, इन्होंने धोखा दिया बीडी गुप्ता को। इन्होंने छोड़ा कौन है? तो इसलिए इसका अगर चैप्टर ना खोलो तो बेहतर होगा। चौधरी साहब सरोसेदार गए। इस परिवार की मंशा हमेशा ही ये रही कि तुम्हारे परिवार से बाहर कोई दूसरा नेता ना पनपे। आपके चुनाव की हम बात कर लेते हैं। 2009 का आदमपुर का चुनाव, जिसमें हालांकि आप करीब 5,500 या 6,000 वोटों से हारे। चुनाव आप हार गए, लेकिन वो आपकी बहुत बड़ी राजनीतिक जीत मानी गई, क्योंकि पूरा का पूरा भजन लाल परिवार खुल के प्रचार नहीं कर पाया। पूरे हरियाणा में आपने
उन परिवार को एक जगह बांध के रख दिया, वो किस्सा भी आप बताइए, किस तरह का वो प्रचार था, किस तरह की वो बातें थी? तो यही तो चीजें जो मैं कह रहा जी। हूँ, मेरी लोकप्रियता से परेशान है 2-3 पॉलिटिकल परिवार। जी। आज भी मैं वही भुगत रहा हूं। जो लोग ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं और फिर ये चाहते हैं कि जेपी मुझसे दब जाए, ये जयप्रकाश के स्वभाव में नहीं है। हम 24 घंटे में 18-20 घंटे काम करने वाले हैं, भूखे प्यासे रह करके सड़क पर पैदल घूम करके मैं काम करने वाला हूं। जब कोई भी चौधरी भजनलाल, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के खिलाफ, ये कुलदीप बिश्नोई कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से मना कर, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा और मैंने ड्यूटी निभाई और मैं लड़ा। तो उस वक्त भी किसी ने धोखा दिया? उस वक्त भी अगर ओम प्रकाश चौटाला जी भजनलाल जी के साथ ना मिलते जी, तो चुनाव तो मैं जीत रहा था। हमेशा ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भजनलाल जी आपस में राजनीति, कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीति करते रहे। उसके बाद लगातार आपने 2-3 चुनाव हारे भी, 2009 का, फिर आप लोकसभा भी हारे, फिर 11 भी। भाई और किसी कांग्रेस की हिम्मत तो कोई चुनाव लड़ने की, जो आज ये ठेकेदार बने आंडे हैं जी, ये कोई जाके लड़के अपने हल्के से बाहर जाके लड़के तो देख ले। मेरी तो ये तसल्ली नहीं, जहां मुझे पार्टी कहेगी मैं तो वहीं से लड़ लूंगा 90 के 90 हल्कों में से। अगर आज पार्टी मुझे जहां से कहे मैं वहीं से लड़ लूंगा। तो नेता तो कोई होता ना, तो जहां हार जीत तो देखो फैसला जनता। बिल्कुल आपके ऊपर वाकई है कि ये भजनलाल परिवार जैसे बाहर जाकर उन्होंने चुनाव लड़े, तो आपने भी चुनाव लड़े हैं। हिसार से आप 3 बार रहे, आदमपुर का चुनाव आपने लड़ा, और भी आपने चुनाव लड़ा, नरवाना का लड़ा, बिल्कुल बरवाड़ा लड़ा। कलैत की हम बात करें, हिसार जिला का मैंने बता दिया, कलैत की अगर हम बात करें, ये भी आपने इतिहास रचा, पहली बार आप निर्दलीय विधायक बनकर कलैत से जीते। 2014 के चुनाव की बात करें, ठीक उससे पहले टिकटों का अगर, क्योंकि मैं आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संकट मोचक कहता हूं, हनुमान कहता हूं, लेकिन वो टिकट वाला कांड जिसमें आपको हुड्डा साहब टिकट नहीं दिला पाए। देखो राजनीति में कई परिस्थितियां, कई बार मजबूरी हो जाती है। ये सही बात है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो मुझे टिकट मिलती। क्यों नहीं चाह रहे थे? वो अंदर की बात है जी। वो ये तो चाहते थे कि जयप्रकाश जीते। रणदीप सुरजेवाला जी हावी थे। चलो मैं किसी की चर्चा नहीं करूंगा जी। हैवी हुई कोई नहीं था, हैवी तो लोग थे, जेपी जिता दिया जी। लेकिन आपको सहानुभूति मिली, आपको टिकट कट गई, निर्दलीय की सहानुभूति भी मिली, वो आपके काम भी आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे इलाके का विकास बहुत करवाया। 28 गांव का सब डिवीजन पूरे भारतवर्ष में कहीं है तो कलैत में है। हमारा सब डिवीजन लेवल का हॉस्पिटल बनाया, रेस्ट हाउस बनाया, 5 माइनर बनाए, 30 सड़कें बनाई। उस राज्य में कई हजार नौजवानों को रोजगार मिले, नहरों में ज्यादा पानी मिला, बिजली ज्यादा मिली। तो ये सारा का सारा काम भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। क्योंकि किसी भी हल्के का विकास हो, वो विकास का श्रेय चीफ मिनिस्टर पे जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर ना चाहे कोई भी नहीं करवा सकता। तो हुड्डा साहब ने हमारी रिकमेंडेशन से हमारे विकास कार्य करवाए। अगर कोई दोस्ताना में एक आध बार चूक कर दे तो दोस्त का दोस्ती में जी एक धर्म बनता है, एक आध बार चूक से दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। जी, यानी कि एक आध बार का मौका दिया जाना चाहिए। मुझे टिकट नहीं मिली, मैं इंडिपेंडेंट जीता, उन्होंने मुझसे जो कहा मैंने उन्हें निभाया। जी, मैंने बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैं उनके साथ। 2000 बाद की बात ना करें, पहले की बात करें जेपी जी, क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव है। किस मुख्यमंत्री को आप सबसे कामयाब मुख्यमंत्री मानते हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2000 से पहले का मैंने जिक्र किया। 2000 से पहले का जी। 2000 से पहले का देखो अलग अलग परिस्थितियां रही। वैसे तो हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रवाद की जी, परिवारवाद की, धनवाद की ये राजनीति चलती रही। और ये 2-3 बड़े लोग मिल गए, जाति बल, बाहुबल, धन बल। जी, ये मिल गए। वो कह दे यू आ जाएगा तब न मारेगा, वो कह दे यू न मारेगा, इलाके को बकाते रहे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि चाहे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल थे, चाहे आज ओम प्रकाश चौटाला है, और चाहे चौधरी भजनलाल थे, चाहे चौधरी बंसीलाल, चाहे आज मनोहर लाल जी हैं, बीच में भूपेंद्र सिंह जी। लेकिन कितने लंबे अरसे तक जो 1987 में क्रांति आई जी, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, वो चौधरी देवीलाल का चेहरा अकेला नहीं था, उसमें उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की ज्यादतियां थी जी।
उसके अंदर उस वक्त का विपक्ष का ठहराव, सीपीएम, सीपीआई, बीजेपी सब लोग सब, बेरोजगारी का आलम बहुत हो चुका था। अपना भिवानी के दादरी के पास क्या गांव है उसका, वहां कई किसान मरे थे 24 साल में जी, कादमा कादमा में किसान, ये सारी चीजें इकट्ठी हुई। लेकिन उस वक्त हमसे पाप हुआ। वो पाप क्या था? अगर उस वक्त चौधरी देवीलाल जो रावी SYL का समझौता हुआ, माननीय स्वर्गीय राजीव जी प्रधानमंत्री थे, लोंगोवाल जी के बीच में, स्वर्गीय चौधरी बचलाल के बीच में समझौता हुआ, अगर वो समझौता इंप्लीमेंट हो जाता तो आज हमारे सूखे खेतों को पानी मिलता। ये चौधरी देवीलाल ने रुकवाया केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और जब 2003 में समझौता सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि लागू करो, उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, मैं MLA था विपक्ष का जी। तो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सब दीप जलाओ, तो मैंने विरोध किया था कि ओम प्रकाश चौटाला जी, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह, चौधरी भजनलाल, कांग्रेस पार्टी के लोग तो दीप जलाए, आप और मैं तो दोषी। हाँ, हमने तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने के लिए, आप बार बार कह रहे हैं कि हमने कुर्सी का लालच कभी नहीं किया, हम तो समाज सेवा की, अपन तो सो लालच करके लोगों को बका के, हम तो राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ थे। उसके बाद भी तो आपकी सरकार आई, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद बताता हूं, जब राजीव लोंगोवाल समझौता लागू हो गया तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए जी हमने जाना था, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे साथ नहीं गए। हम 10 में से 9 कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कराया था जी, जिसका झूठा श्रेय लोग दुलवाड़े लेना चाहते हैं। ये कसी लेकर जाए खड़े, सड़क तोड़ में आगे इन्हें बेचारे न्यून बेरा नहर कड़ा SYL खोदने गए थे, उड़ा शंभू बॉर्डर पे, वह नहर कहाँ है? नहर तो कर्पूरी का नहीं है। इनको बेड़ा नहीं बेचारों को, न पता नहीं के खावा के पी मैं नशे में घूमा, बड़ा सारा घूमा। मैं तो कहूँ था एक दिन, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो ये कैमरे के ऊपर। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे के खावा के पी मैं, नशा तो कई तो फीम का, चिट्टा का, दारू का नशा कर थोड़े है, नशा तो ताकत का भी है जी। नशा तो दूध में भी बहुत हुआ है, अनाज में भी बहुत हुआ। मैंने ये कहा है आर्या आरोप है, पता नहीं क्या का के खा के जावे क्या पी के जावे। गए थे नहर खोदने, कर्पूरी जाके सड़क पर खड़ी। ये बकाओ की राजनीति नहीं थी, तो ड्रामे की राजनीति जयप्रकाश ने ना कभी करी ना कभी करेगा। मुझ पर तो इस परिवार ने यहां तक आरोप लगाए झूठे कि जयप्रकाश ने किडनी बेच दी। ये तो हिम्मत जयप्रकाश के साथियों की है, हमें क्या सीबीआई से जांच कराओ। आज ये सीबीआई से बैठ लिए, मन्ना भी तो मेरे केस की जांच कराई थी। 1 महीने में सीबीआई ने कहा कि जयप्रकाश ने काम नहीं किया, ये काम तो दूसरे लोगों ने किया है। तो ये रोना क्यों है? मैं हो सकता है मैंने कोई बुरा काम कराया हो, उसकी सजा मैंने मिल गई, बिना कसूर जेल में रहा। ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ता में रहते हुए को पाप कराया हुआ, ये पाप ये भी तो है ना, निर्दोष किसानों को मार दिया जी, हमारे जैसे निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया जी, उसकी सजा उनको मिल गई, तो इसमें क्या बात है? लेकिन उन्होंने तो जिस तरह का आजकल राजनीतिक माहौल बना रखा है चौटाला साहब के आने के बाद, कि वो तमाम जो पुराने लोग थे उस समय के साथी वो फिर से जुड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता जो है नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम कलायत की बात करें तो रामपाल माजरा, उनका पूरा का पूरा इतिहास की बात करें, लोकदल के वो सिपाही के तौर पर उन्होंने काम किया, हालांकि पहले आपने भी देवराज जी काम किया। रामपाल माजरा को आज कहाँ खड़ा देखते हैं, क्योंकि बीजेपी तो इस्तीफा दे चुके हैं, वो कांग्रेस में अगर उनकी एंट्री होती है तो मुझे आपको कितना नफा नुकसान? आप कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। किसी भी साथी का साथ आना कोई बड़ी माड़ी बात नहीं है। वो तो कायर और कमजोर आपका दोनों का हल्का एक ही है ना, कोई बात नहीं, पार्टी निर्णय कर लेगी जी। दो प्रकार के हैं, अलग अलग लड़ाई है। एक होते है ये क्या बोलो था मैंने, ब्याह में दुल्हन बिठा के ले गए जी, घोड़े के ऊपर, बराती घोड़ा हाँ, है नहीं। एक तो वो होता है जो कि मुझे फिर वो कुलदीप बिश्नोई का बयान याद आ जाएगा, जंगी घोड़े, और एक होते जंगी घोड़े जंगी घोड़े। तो ये तो जिसने लड़ना है वो तो लड़ना है जी।
और जिसने नहीं लड़ना, केवल ये रहना मैं ऐसा आदमी हूं, रामपाल कांग्रेस में आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं क्यों नाराज हूं भाई? जी वो तो कायर लोग होते हैं जो दूसरे साथी को साथ आना में निकुए, कभी यू बन जाए एमएलए, कभी इसका हाथ में इस इलाके की चौधर आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? उसकी कर्म होगा वो ले लेगा, मेरे कर्म होगा मैं ले लूंगा, मेहनत करांगे लोग फैसला कर देंगे। द्वेष नहीं रहना चाहिए राजनीति में। जी आज जिन्हें द्वेष रखा कभी नेता नहीं बना। नहीं बिल्कुल वही। अगर हम बात करें, युवा कांग्रेस के चुनाव भी हो रहे हैं, आपके बेटे भी चुनाव में हैं, क्या मानकर चलते हैं? मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है जी, मान के क्या चालू, तो नौजवान फैसला करेंगे। जी विद इन पार्टी चुनाव है, ये कोई पब्लिक आम पब्लिक का चुनाव तो है नहीं। चुनाव भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, अलग तरीके से हो रहा है पहली बार। नहीं, कैथल का चुनाव बहुत बड़ी बात होगी ना कि कैथल का चुनाव है। क्यों कैथल में क्या अलग चीज होगी? नहीं, कुछ तो अलग है। आपके बहुत सारे शुभ चिंतक है, आपसे बहुत ज्यादा लगाव है, बाकी नेताओं को अलग अलग खेमे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक कांग्रेस तो है नहीं। नेताओं का हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी अगर कांग्रेस गिनेंगे तो। नेताओं का आशीर्वाद लेकर के ना तो कभी जेपी चला ना कभी चलेगा। जी, जयप्रकाश जनता के आशीर्वाद से चलता है। लेकिन आप लोगों ने जब मुलाकात की थी तो चर्चे बहुत हुई थी उस मुलाकात के, जब आप विधायक थे। किससे मुलाकात? जब आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ आपकी जो मुलाकात थी बहुत लंबे समय बाद, तो बहुत चर्चे बने थे, मीडिया की सुर्खियां भी बनी थी कि तो बहुत लंबे समय बाद। अच्छा काम करे, वो माड़ा तो नहीं करे था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप शुभ चिंतक। तो ठीक है भाई, देखो उसकी राजनीति वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। जी, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मैंने तो उस वक्त भी बता दिया था, आज भी कह रहा हूं कि मैंने, उन्होंने दोस्ती के हाथ बढ़ाए, हमने भी आगे हाथ बढ़ाए। दोस्ती कर ली की माड़ी बात है। अब प्रतिस्पर्धा होगी। जी, अब मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बेटे के सामने कौन कौन लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल वही। ऐसे ही जब 30 वर्ष का जयप्रकाश था जी, इसके सामने ही हमारे इस इलाके के लोग लड़ रहे थे, आज फिर वही ताकतें आ रही है, तो चलता रहता है। अंतिम में जेपी जी, बड़ा लंबा अनुभव आपका रहा है, किसान आंदोलन जिस हिसाब से बड़ा लंबा चल रहा है, क्योंकि यहीं से हमने शुरुआत की थी, तो इंटरव्यू के अंतिम भी यही करेंगे, क्योंकि देश का सबसे बड़ा आंदोलन और इतनी सारी शहादत, सरकार आपको क्या लग रहा है, मतलब कि इतनी देरी कर रही है? एक तरफ कह रही है कि ये कानून रद्द नहीं होने वाले, लेकिन आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई इतना बड़ा आंदोलन तो नहीं देखा होगा जिस हिसाब से बन चुका है। आरोप इस पर लगाए जा रहे हैं, और यहां तक भी कई बार किसानों की तरफ से जो कहा जा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान चाह रही है कि देश की राजधानी से इन किसानों को हटा के हरियाणा में डाइवर्ट कर दिया जाए। इस तरह की घटनाएं हरियाणा में हुई है, हिसार में हुई है, सिरसा में हुई है, टोहाना में हुई है, और बाकी भी जगह होती रही है। क्या पहली बात तो यह है, कोई भी आंदोलन होता है, ये बीजेपी के लोग या जेजेपी के लोग जो सत्ता में है, या एनडीए के लोग, जी, मुझे याद है 1985 से लेकर के 1987 तक डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवलाल मिलकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आंदोलन। जी, कितने पेड़ काटे थे, कितनी बसें जलाई थी, कितनी सरकारी इमारत जलाई थी। वक्त की याद ये गठबंधन सरकार क्यों नहीं करती? आज का किसान तो बड़ा शांति प्रिय बैठा है। मैं कहता हूं कि हमने या तो स्वर्गीय सरदार अजीत सिंह का आंदोलन था, पगड़ी संभाल से, जी बिल्कुल, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा थे, चौर माथुरा जी, या ये आंदोलन है जिसमें 7 महीने से किसान शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं। ये जो आरोप इनके ऊपर मंडे गए सारे सत्य से परे है, किसी में भी सच्चाई नहीं है। क्या ये गाड़ी नहीं है किसान को? हरियाणा सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई किसान नहीं है? किसान केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के घर में कोई पैदा हो जाए, चाहे कितना आवारा किस्म का हो, केवल वही किसान है? गरीब घर के में पैदा होकर के किसानी करना पाप है? ये मेहनत कर किसान है, किसी पार्टी से नहीं। पार्टी किसानों से बनती है, एक पार्टी से किसान नहीं बनती। जी, ये कभी रेप का पर्चा दर्ज करने की कोशिश करते हैं, कभी निर्दोष किसानों को झूठे आरोप, और इस सरकार के ऊपर कौन विश्वास करेगा? जाट आंदोलन के समय जी, आपको याद होगा जीटी रोड के ऊपर कहा था कि बलात्कार के कुछ केस हुए, जी, मुरथल के आसपास डाबो पे, जी, उसकी इंक्वायरी हुई, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, केवल एक जाति विशेष को बदनाम करने का षड्यंत्र था, हमारे नौजवानों को बदनाम करने का षड्यंत्र था। आज वही षड्यंत्र सरकार की तरफ से रचा जाने की कोशिश की जा रही है।
वो रेप हो गया, वो लड़की का अपहरण कर लिया गया, कौन करता है? ये बेचारे मेहनत कश लोग 7-7 महीने से अपने देश और प्रदेश की इज्जत के लिए, इनको ताकत देने के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए, इनकी विभूति के लिए यहां खड़े हैं, और इनको ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाएं, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं सरकार से अंत में ये कहूंगा कि कई बार किसान उग्र रूप का मतलब नहीं है साड़ फूक जी। उग्र का मतलब होता है कि आज वो मन से उग्र है, सरकार के खिलाफ है, सरकार से नफरत। उग्रता से ऊपर एक शब्द है नफरत जी। उग्र होकर के आप कोई गलत काम कर दें, उसका समाधान हो सकता है कि वो उग्र रूप धारण कर लिया, ये नुकसान कर दिया। अगर आपके प्रति किसी की नफरत होगी तो उसकी भरपाई पूरी जीवन जब तक आप जियोगे कर नहीं सकते। आज इन दोनों परिवार जेजेपी और बीजेपी के प्रति, चौटाला परिवार के जो लोग हैं सरकार में, उनके प्रति लोगों में नफरत हो चुकी है और इस नफरत को ही मिटा नहीं पाएंगे। और मैं सरकार से कहूंगा कि जिस भी राजा ने इस तरह की तानाशाही की है, क्यों डेमोक्रेसी की तो तक बात नहीं करेंगे जी। क्या हाल हुआ बंगाल में? अब यूपी आ जाएगा, पंजाब आ पंजाब, जाएगा, यूपी के उत्तराखंड पता लग जाएगा, थाने के बाद अभी कहेंगे बीजेपी के, पूरा हाल कर देंगे। बात करनी चाहिए, सरकार का धर्म नहीं बनता। संविधान ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, प्रधानमंत्री जी का और केंद्र की कैबिनेट का एक जिम्मेवारी है कि देश में कोई भूखा ना सोए, देश में कोई बिना छत के ना रहे। आज हमारे लाखों किसान रात को दिन को भूखे प्यासे सो रहे हैं, बिना पक्की छत के सो रहे हैं, तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये एक शब्द कहूं। जी बिल्कुल। तो वही जनता का जो फिक्र है वो केंद्र सरकार को जरूर करना चाहिए, और जो किसान इतने लंबे समय से बैठे हैं उनकी बात भी, किसानों की जो बात है वो सरकार को सुननी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश उर्फ जेपी जी। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, अगली बार किसी और शख्सियत से कराएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।